नमस्कार दोस्तों, डेट आज के देखो 10 सितंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए। ऑल थिंकिंग ह्यूमंस आर एथिस्ट। हेमिंगवे का ये कोट है। एथिस्ट का मतलब क्या होता है? एथिस्ट देखो वो लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, उन्हें लगता है कि भगवान होता ही नहीं है। अब देखो हेमिंगवे का जो ये कोट है ना, ये बोलता है कि जो भी ह्यूमन बींग्स सोचते हैं ना, तो वो भगवान को नहीं मानते, वो नास्तिक हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। दुनिया में देखो बहुत से इंटेलिजेंट लोग हैं, जीनियस हैं, वो भगवान को मानते हैं। आइंस्टाइन का एग्जांपल लीजिए। आइंस्टाइन का आईक्यू कितना तेज था, जीनियस थे, लेकिन वो कंप्लीटली एथिस्ट नहीं थे। आप एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जांपल लीजिए। महान साइंटिस्ट जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उनके लिए देखो साइंस और धर्म दोनों इंपॉर्टेंट थे और वो रिलीजियस भी थे। तो ये जो कोट है ना हेमिंगवे का, ये देखो कंट्रोवर्शियल है। ये सिर्फ उनकी पर्सनल ओपिनियन थी। हर किसी की देखो अपनी सोच होती है। भगवान को मानना ना मानना ये देखो पर्सनल मैटर है, ये फेथ का मामला है। और कुछ लोग सोचते हैं साइंस और धर्म दोनों एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन देखो ऐसा नहीं है। साइंस की अपनी इंपॉर्टेंस है, धर्म की अपनी इंपॉर्टेंस है। और यूपीएससी में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको बैलेंस्ड व्यू देना होगा और किसी एक साइड को आप सपोर्ट नहीं कर सकते। बस आप ये याद रखिएगा, हर इंसान का देखो अपना पर्सपेक्टिव होता है और हर किसी की बिलीव्स को रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज वैसे भी डिस्कशन काफी लंबी है, लेट हो जाएगी। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का इशू हम डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी से संबंधित। थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो टाइम भी लग जाएगा इस इशू को डिस्कस करने में। प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन जो करंट अफेयर कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो भी ध्यान से देखें इस आर्टिकल को, प्री के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा फिर आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, कौन सा? दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया साउथ कोरिया रिलेशंस से संबंधित। इंडिया साउथ कोरिया रिलेशंस। तीसरा आर्टिकल गांव में डेवलपमेंट लाने के लिए ना डिजिटल डिवाइड को फिल करना जरूरी है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो 18वीं लोकसभा गठित हो चुकी है। आपको याद होगा मई में इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, लेकिन उसके बाद से लेके अभी तक पार्लियामेंट में डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज को गठित नहीं किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज। लेकिन ना 3 महीने हो गए, एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ अपोजिशन, दोनों के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है कि इन कमेटीज का मेंबर किसे किसे बनाया जाए। सरकार चाहती है इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज पे कंट्रोल हमारा होना चाहिए, हमारे मेंबर ज़्यादा होने चाहिए, जबकि विपक्ष ये चाहता है इन कमेटीज पे कंट्रोल हमारा होना चाहिए, अपोजिशन के मेंबर्स ज़्यादा होने चाहिए। तो नेगोशिएशन चल रहा है, अभी तक गठित नहीं किया जा सका है इन कमेटीज को। बेसिक्स फर्स्ट, कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट होती क्या है? पार्लियामेंट्री कमेटी देखो मेनली एमपीज का पैनल होता है, मतलब एक पैनल जिसमें एमपीज होते हैं। इनको अपॉइंट या इलेक्ट किया जाता है हाउस के द्वारा, लोकसभा या फिर राज्यसभा, और नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर के द्वारा या फिर चेयरमैन के द्वारा। लोकसभा है तो स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, राज्यसभा है तो चेयरमैन के द्वारा। कमेटी स्पीकर या फिर चेयरमैन की डायरेक्शन में काम करती है और अपनी जो रिपोर्ट है वो हाउस को देती हैं या फिर स्पीकर चेयरमैन को देती हैं। अब देखो एक चीज आपके मन में आई होगी, इन कमेटीज की जरूरत क्या है? देखो जरूरत ये है, अब आपको पता है पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, लॉ बनाना। पार्लियामेंट का काम है सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, उसे फिक्स करना, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछना। बट देखो अब लोकसभा में फॉर एग्जांपल 545 एमपीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, तो कई बार ना लोकसभा अपना काम उतना अच्छे से नहीं कर पाती। क्वेश्चंस पूछते हैं विपक्ष के एमपीज, लेकिन उतना धारदार क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते, उतनी इफेक्टिव डिस्कशन नहीं हो पाती, हो हल्ला ज्यादा होता है। क्योंकि कैमरों में डिस्कशन होती है तो सभी एमपीज अपने अपने नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, भाई कुछ ऐसा बोल दूं जिससे जनता खुश हो जाए, न्यूज चैनल्स मेरी वाहवाही करने लगे। तो ये
इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एमपीज ज़्यादा बोलते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, और हमेशा विपक्ष और सरकार के एमपीज के बीच में लड़ाई देखने को मिलती है। तो कानून बिल जब आता है तो बिल पे डिस्कशन भी नहीं हो पाती। बट देखो, ये जो कमेटीज है ना, ये एक प्रकार से ना पार्लियामेंट की मदद करती हैं, लोकसभा की, राज्यसभा की मदद करती हैं, वो अपना काम इफेक्टिव ढंग से कर सकें। जैसे बिल आता है लोकसभा में, बिल आता है लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, अब कायदे से अच्छी डिस्कशन तो लोकसभा या राज्यसभा में होनी चाहिए बिल की, लेकिन नहीं हो पाती। बट जब वो बिल कमेटी के पास भेज दिया जाता है ना, तो कमेटी की मीटिंग देखो बंद कमरे में होती है। अब वहां पे एमपीज जो होते हैं वो यूं नहीं सोचते कि मैं विपक्ष का हूं, मैं सत्ता पक्ष का हूं। वो यूं सोचते हैं कई बार कि यार चलो देश के लिए बढ़िया बिल बनाते हैं, तो आपस में वो डिस्कस करते हैं बढ़िया ढंग से कि हाँ ये पॉइंट ऐड कर दो, ये रिमूव कर दो। ये चीज लोकसभा के सेशन के दौरान नहीं हो सकती, समझ गए। और दूसरा देखो, जैसे अब बजट आ गया, अब बजट पे डिस्कशन हुआ, सरकार बजट लेके आई, बजट पे डिस्कशन हुआ। अब लोकसभा में ज्यादा अच्छे से डिस्कशन नहीं हो सकेगी, बजट में टाइम ही कम होता है, ऊपर से कोई मुद्दा चल रहा हो उसको लेके विपक्ष बायकॉट कर देता है कई बार सेशंस को, कई बार एडजर्न हो जाता है। बट जो कमेटी होती है ना, कमेटी बजट के एक एक पॉइंट को कंसीडर करती है, सरकार से पूछती है, रिव्यू करती है सरकार की पॉलिसीज का। तो आप कह सकते हो ये कमेटीज जो है ना, पार्लियामेंट की मदद करती हैं पार्लियामेंट की इफेक्टिव फंक्शनिंग में। अब इसके बाद ना कमेटीज की इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए ना दो कोट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप आंसर राइटिंग में कर सकते हो। एक तो देखो वाल्टर बागेहोट का एक कोट है, ए बिग मीटिंग नेवर डज एनीथिंग। मतलब लोकसभा में 545 एमपीज होते हैं, तो उस संदर्भ में इस कोट को देखिए, ए बिग मीटिंग नेवर डज एनीथिंग। बड़ी मीटिंग में कोई खास काम नहीं होता, तो इसी वजह से कमेटी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। फिर ये दूसरा कोट है यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन का, कांग्रेस इन इट्स कमेटी रूम इज कांग्रेस एट वर्क। मतलब असली कांग्रेस तो देखो कमेटी में काम करती है, उसी प्रकार से हम इंडिया के संदर्भ में बोल सकते हैं असली पार्लियामेंट तो देखो कमेटीज में काम करती है। वैसे देखो हमने ये जो कमेटी सिस्टम है ना, हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया है, बट ऐसा नहीं है कि ये जो कमेटी सिस्टम है सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर है। इवन यूएसए जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी ये कमेटीज देखी जा सकती हैं। हमने ये कमेटी सिस्टम लिया जरूर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से है, लेकिन हम नई नई इनोवेशंस लेके आए, जिसके बाद हमने कुछ कमेटीज अपने हिसाब से बनाई हैं, लोकल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, लोकल सिचुएशन के हिसाब से। अब थोड़ा इतिहास जानते हैं इन कमेटीज का। देखो पहली जो कमेटी गठित की गई थी ना इंडियन लेजिस्लेचर में, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, 1921 में गठित की गई थी। कौन से एक्ट के अंतर्गत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत 1919, जिसे देखो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसके अलावा देखो आजादी से पहले ना स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी भी हुआ करती थी, जिसे लोग इलेक्ट नहीं करते थे। इसलिए जब देश आजाद हुआ ना, तो इन स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटीज को एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इनको कंटिन्यू किया गया। मैं आपसे पूछूं, ये पीएसी जो होती हैं इनका काम क्या होता है? देखो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम ये होता है जो कैग की रिपोर्ट आई है उसे स्क्रूटिनाइज करना, उसकी छानबीन करना। इसके अलावा ये देखना कि सरकार कोई वेस्टफुल खर्चा तो नहीं कर रही है, मतलब सही खर्चा कर रही है ना सरकार जो भी कर रही है। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं तो उसकी जांच करना। तो ये सब काम होते हैं पीएसी के। तो इसको कंटिन्यू किया गया आजादी के बाद। इसके अलावा जब फर्स्ट लोकसभा गठित की गई ना, फर्स्ट लोकसभा गठित हुई थी 1952 में, तो उससे पहले एक और कमेटी स्टैब्लिश हो गई थी, एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी का काम होता है, देखो जो सरकार ने बजट में एस्टीमेट लगाया है ना कि हमें इतना पैसा मिलेगा, हमारा इतना खर्चा होगा, उस एस्टीमेट को एग्जामिन करना, यह काम होता है एस्टीमेट कमेटी का। इसके अलावा अल्टरनेटिव पॉलिसीज बताना जिससे इकोनॉमी में और ज्यादा एफिशिएंसी लाई जा सकती है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया में ना एक कन्वेंशन फॉलो होती है, उस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पीएसी का जो चेयरमैन होता है ना, पीएसी का जो लीडर होता है, वो देखो सामान्यतः अपोजिशन से होता है, और मेनली तो देखो लीडर ऑफ अपोजिशन ही होता है। जैसे अभी राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो वो पीएसी के चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे।
इसके अलावा एक तीसरी कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इस कमेटी का काम ये है, हमारे देश में जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स है ना, जैसे देखो ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, एलआईसी है, इनके अकाउंट्स को स्क्रूटिनाइज करना, छानबीन करना, देखना कि ये एफिशिएंटली काम कर रही है कि नहीं कर रही पब्लिक अंडरटेकिंग से, कोई धांधलेबाजी तो नहीं चल रही, ऐसा तो नहीं कि करप्शन चल रहा है। तो ये सब काम है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का देखना। तो ये 3 कमेटीज है ना मिला के, पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दूसरा एस्टिमेट कमेटी और तीसरा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तीनों मिला के, तीनों ये इंपॉर्टेंट फाइनेंस कमेटीज हैं हमारे देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इसके अलावा कमेटीज तो देखो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमेटीज हैं। इसके अलावा देखो आजादी से पहले भी ना एक कमेटी हुआ करती थी, रूल्स कमेटी। इस कमेटी का काम ये था, हाउस जिन प्रोसीजर्स के हिसाब से चलता है ना, उन प्रोसीजर्स को कंसीडर करना, जहां पे प्रोसीजर को चेंज करने की आवश्यकता है, हाउस के चलने में जो रूल्स हैं उनको चेंज करने की आवश्यकता है तो चेंज कर देना। तो ये रूल्स कमेटी आजादी से पहले भी थी, बाद में भी कंटिन्यू रही। लेकिन कुछ कमेटीज इंडिया ने खुद बनाई, इंडियन इनोवेशन है। जैसे देखो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है ना, जिसको स्पीकर चेयर करते हैं, ये ना डे टू डे हाउस के चलने का एजेंडा सेट करती है कि आज फॉर एग्जांपल 10 सितंबर को कौन सा काम पहले लिया जाएगा, किस बिल को कितना टाइम दिया जाएगा, वो सब ये डिसाइड करती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसके चेयरमैन होते हैं स्पीकर। और इसके अलावा कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, ये भी इंडियन इनोवेशन है। इसका काम देखो ये होता है, सदन में ना, जैसे लोकसभा में अब बहुत सारे मिनिस्टर ना प्रोमिस कर देते हैं, एश्योरेंस कर देते हैं कि मैं इसमें देखूंगा। फॉर एग्जांपल कहीं पे करप्शन हुआ है और मिनिस्टर ने एश्योरेंस दे दिया हाउस को कि मैं इसमें देखूंगा, जांच करवाऊंगा। तो ये जो कमेटी ऑन एश्योरेंसेस है ना, ये ना मिनिस्टर्स के एश्योरेंसेस को एक लिस्ट बना लेती है और बाद में देखती है कि मिनिस्टर ने सदन में यानी हाउस में जो वादे किए थे, जो प्रोमिस किए थे, उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये है कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये फाइनेंशियल कमेटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है और तीसरी लोकसभा में गठित हुई थी। ये भी इंडियन इनोवेशन है। देखो हमारे देश में ना कमेटी सिस्टम और ज्यादा एक्सपेंड हो गया 1989 के बाद से। 1989 में ना रूल्स कमेटी ने अप्रूवल दे दिया। रूल्स कमेटी जो रूल्स बनाती है हाउस किस प्रकार से चलेगा, तो रूल्स कमेटी ने ना 3 डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज को बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया। एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी और साइंस एंड टेक, इसके बाद तीसरे नंबर पे इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये 3 कमेटीज बनी 1989 में। आप पूछोगे सर ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज क्या होती हैं? देखो जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आपको पता है एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बिल भी लेके आती है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अपना पैसा मांगती है कि इस साल हमें इतना पैसा चाहिए। तो ना ये जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होगी ना एग्रीकल्चर पे, तो ये स्क्रूटिनाइज करेगी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के सभी कामों को। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो बिल लेके आई है उसे स्क्रूटिनाइज करेगी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने जितने पैसे मांगे हैं, डिमांड ऑफ ग्रांट है, उसे स्क्रूटिनाइज करेगी। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के कामकाज को ओवरसी करने के लिए ये डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी होगी एग्रीकल्चर पे। तो ये तो मैंने आपको एग्रीकल्चर का एग्जांपल दिया। तो ना इसी प्रकार से 3 कमेटीज तो बनी थी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी 1989 में। उसके बाद 1993 में और 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज बन गई। हर एक कमेटी में 45 मेंबर्स थे। इन कमेटीज का यह काम था पार्लियामेंट की एक्टिविटीज को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। क्योंकि देखो हर एक डिपार्टमेंट की अलग से स्टैंडिंग कमेटी बन गई, एग्रीकल्चर की, साइंस एंड टेक की। तो ये ना मिनिस्ट्रीज के कामकाज, मिनिस्ट्री में कौन काम करता है? सरकारी तो चलाती है मिनिस्ट्री को। तो मिनिस्ट्रीज के कामकाज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए काफी एक्टिव हो गई ये डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज। इन डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज में एक्सपर्ट्स, एमपीज को शामिल किया जाने लगा। ये देखो वो समय था 1990s, आपको याद होगा कोलिशन पॉलिटिक्स का दौर हमारे देश में स्टार्ट हो गया था। अब कोलिशन सरकार जब आती है ना तो इफेक्टिव फंक्शनिंग नहीं हो पाती। मतलब पार्लियामेंट में जब भी कोलिशन सरकार होती है हो हल्ला ज्यादा होता है, बिल्स पे ज्यादा डिस्कशन नहीं होती, राजनीति ज्यादा होती है कोलिशन गवर्नमेंट्स में।
तो उस समय ये जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज थी ना, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बाद में देखो 2004 में ना इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज को रिस्ट्रक्चर कर दिया गया। पहले जैसे मेंबर्स की संख्या 45 हुआ करती थी एक कमेटी में, बाद में नंबर ऑफ कमेटीज को 24 ले जाया गया, 16 लोकसभा में और 8 राज्यसभा में, लेकिन मेंबरशिप 45 से घटा के 31 कर दी गई और मेंबरशिप में 21 मेंबर्स लोकसभा से और 10 मेंबर्स राज्यसभा से। तो इस प्रकार का कंपोजिशन कर दिया गया इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज का। अब ये कमेटीज भी देखो दो तरह की होती हैं, एक तो होती है स्टैंडिंग कमेटी, मतलब जो परमानेंट होती हैं, दूसरी होती है एड हॉक कमेटी, जो पर्टिकुलर पर्पज के लिए गठित की गई है और जैसे ही वो पर्पज खत्म हो गया कमेटी ने काम करना बंद कर दिया। जैसे इंपॉर्टेंट एड हॉक कमेटीज का एग्जांपल है सिलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट कमेटी। फॉर एग्जांपल कोई बिल आया, कोई काफी कंट्रोवर्शियल या फिर कॉम्प्लेक्स बिल आया, तो उस बिल को एग्जामिन करने के लिए, उस बिल पे सजेशंस देने के लिए एक स्पेशल ज्वाइंट कमेटी गठित कर दी गई या फिर सिलेक्ट कमेटी गठित कर दी गई। तो जैसे ही उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी तो बाद में उस कमेटी को खत्म कर दिया गया। ऐसी होती है ये एड हॉक कमेटी, स्पेसिफिक काम के लिए गठित की गई और जैसे ही काम खत्म हुआ उसे खत्म कर दिया गया, फिर दोबारा नया कोई कंट्रोवर्शियल काम आएगा, कॉम्प्लेक्स काम आएगा, तब ये एड हॉक कमेटी फिर से गठित कर दी जाएगी। और ये जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं ये देखो हर साल गठित होती हैं और ये काइंड ऑफ परमानेंट है नेचर में, हर साल कंपोजिशन चेंज हो जाता है लेकिन ये काम करती रहती हैं। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है ना, ये प्री का क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट बनता है, ये अपनी अथॉरिटी ड्रा करती हैं आर्टिकल 105 से। आर्टिकल 105 जो है वो एमपीज के प्रिविलेजेस मेंशन करता है। इसके अलावा आर्टिकल 118 जो है ये देखो पार्लियामेंट को पावर देता है, अथॉरिटी देता है कि वो अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए रूल्स बना सकता है। समझ गए? तो ये दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 105, आर्टिकल 118। इन दोनों आर्टिकल से पार्लियामेंट्री कमेटी जो है अपनी अथॉरिटी ड्रा करती है। ये प्री में पूछा जा सकता है। तो सिग्निफिकेंस तो देखो हमने डिस्कस कर ही ली कि आज के समय में देखो एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, हाउस ठीक से काम नहीं कर पाता, तो कमेटीज़ में कई बार जो एमपीज होते हैं उनके पास में स्पेशलाइजेशन होता है, वो वैल्यू ऐड कर देते हैं किसी बिल में, मतलब रिकमेंडेशंस दे देते हैं अच्छी बिल से संबंधित, पब्लिक से कंसल्ट कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कमेटीज़ में इवन पक्ष और विपक्ष के एमपीज, मतलब सरकार और विपक्ष के एमपीज मिलजुल के काम कर लेते हैं बिना लड़े। इवन देखो कई कमेटीज में जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं, तो दोनों हाउसेस की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल हो जाता है, जो कि देखो वैसे नहीं हो पाता। मतलब कमेटीज के माध्यम से ही दोनों हाउस मिल के काम कर पाते हैं। कमेटीज में उन एमपीज को भी जगह मिल जाती है जिन्हें मिनिस्टर नहीं बनाया गया, तो वो भी खुश रहते हैं, उनकी भी एक्सपर्टीज यूज हो जाती है। एग्जाम्पल दिया जाता है राइटर के द्वारा, कुछ अच्छे बिल बने कमेटीज के थ्रू, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, कमेटीज ने अच्छी रिकमेंडेशंस दी जिनको शामिल किया गया इस एक्ट में, बाद में मतलब बिल में शामिल किया गया, बाद में ये एक्ट बना। उसी प्रकार से नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, ये भी अच्छा एक्ट बना कमेटीज की रिकमेंडेशन के थ्रू। जब देखो ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज होती है ना, जैसे एग्रीकल्चर की डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, ये अपनी रिपोर्ट भेजती है ना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, तो ना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को बताना पड़ता है कि आपने जो रिपोर्ट भेजी थी उस पर हमने क्या एक्शन लिया। अगर रिकमेंडेशंस नहीं मानी गई तो उसका क्या रीजन है, रीजन भी बताना पड़ता है कि हमने डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस को क्यों नहीं माना। अब देखो चैलेंजेस की बात करते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है इन कमेटीज में? सबसे पहला चैलेंज है शॉर्ट टेन्योर, मतलब 1 साल के लिए गठित की जाती हैं और 1 साल के बाद फिर दोबारा से गठित की जाती हैं, कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो दूसरी बार अगले साल जो एमपीज आते हैं कमेटी में, वो कई बार हो सकता है कि उनके पास में उतनी स्पेशलाइजेशन ना हो। पहले वाली कमेटी अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन अब नई कमेटी गठित की गई, नई कमेटी को काम समझने में टाइम लगेगा, यह दिक्कत आती है। कई बार इन कमेटीज को गठित करने में काफी डिले हो जाता है। जैसे अभी लोकसभा गठित हो गई 18वीं, लेकिन इन कमेटीज को अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया गया है, गठित नहीं किया गया है, तो डिले हो जाता है कई बार कॉन्स्टिट्यूट करने में।
कई बार ये दिक्कत आती है कि कमेटीज के जो मेंबर्स हैं ना, एमपीज, वो आते ही नहीं कमेटीज की मीटिंग में। बहुत सारे एमपीज कमेटी की मीटिंग को नॉन सीरियस वे में लेते हैं और एब्सेंट रहते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। वेंकटचलिया कमीशन ये गठित किया गया था पार्लियामेंट्री कमेटीज के ऊपर। इन्होंने बोला कि कमेटीज जो है ना बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती हैं, इनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, स्टाफ नहीं होता इनकी हेल्प करने के लिए, एक्सपर्ट एडवाइजर नहीं होते इनको राय देने के लिए कि कैसे वो किसी बिल पे रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो ये सब काम करने के लिए एमपीज की हेल्प करने के लिए एक्सपर्ट्स होने चाहिए ना, लेकिन एक्सपर्ट एडवाइजर नहीं होते। और सबसे बड़ी बात तो देखो ये कि पिछले कुछ सालों से ना एक ट्रेंड देखने को मिला है, बहुत कम बिल्स को इन कमेटीज के पास में भेजा जाता है। बिना कमेटीज के पास भेजे इन बिल को पास कर दिया जाता है। यह एक बड़ा चैलेंज है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में हमने देखा कम बिल्स को इन कमेटीज के पास रेफर किया गया, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर्स इलेक्शन कमीशन बिल 2023, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फार्मर बिल्स। इन सबको भेजा ही नहीं गया कमेटीज के पास में। कमेटीज के पास भेजा जाता तो कमेटीज हो सकता है अच्छी रिकमेंडेशंस देती, लेकिन नहीं भेजा गया। लास्ट में ना कुछ सजेशंस राइटर देते हैं, देखो जिस एमपी को जिस कमेटी में डाला जाता है ना, तो आप एक्सपर्टीज भी देखिए। अगर किसी एमपी की एक्सपर्टीज एग्रीकल्चर में ज्यादा है तो उसे एग्रीकल्चर कमेटी में डाला जाए। कोई देखो साइंस एंड टेक से ग्रेजुएट है तो उसे साइंस एंड टेक कमेटी में डाला जाए। तो ये प्राइमरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपर्टीज, जिसके बेस पे कमेटीज गठित की जाएं। और थोड़ा तो टाइम दो यार कमेटीज को काम करने के लिए। एक साल बाद फिर से गठित होंगी तो फिर दिक्कत है ना। जैसे केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कमेटी गठित की जाती है ना, वो 30 महीनों के लिए गठित की जाती है और प्रॉपर टाइम होता है। जो बिल कमेटी के पास भेजा जाएगा, कितने दिनों में रिकमेंडेशन देनी है कमेटी को, तो सारा थोड़ा सिस्टम अच्छा है केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में। यहां से हम कुछ अच्छी चीजें ले सकते हैं और पार्लियामेंट्री जो कमेटीज हैं उनमें रिफॉर्म्स ला सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया साउथ कोरिया रिलेशनशिप से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हैप्पीमोन जैकब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। पहले ये द हिंदू में लिखते थे, अब इनके आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में भी आते हैं। देखो ज्यादातर भारतीयों के लिए ना, जब भी साउथ कोरिया की बात आती है ना, तो उनके मन में क्या ख्याल आते हैं? एलजी, सैमसंग, हुंडई, किया, इसके अलावा के पॉप, के ड्रामा। साउथ कोरिया को भारतीय इन सब चीजों से जानते हैं और कोरिया के लिए इंडिया में ये सब चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं। बट देखो अगर इंडिया साउथ कोरिया रिलेशन से ये सब चीजें निकाल दी जाएं तो शायद इंडिया और साउथ कोरिया रिलेशंस बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएंगे, एक्साइटिंग नहीं रहेंगे। बट देखो इंडिया साउथ कोरिया की रिलेशनशिप में ना बहुत स्कोप है, लेकिन आइडियाज की कमी है। अभी दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो उतनी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप नहीं है। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप वो होती है जिसमें देखो ट्रेड के अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे डिफेंस में आप कह सकते हो कोऑपरेशन और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पे कोऑपरेशन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप होती है ना, वो होती है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। राइटर कहते हैं देखो स्कोप काफी ज्यादा है इंडिया साउथ कोरिया में। आप ना साउथ कोरिया के आसपास का ना एक स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट देखिए। स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट मतलब अभी आसपास साउथ कोरिया के क्या सिक्योरिटी सिचुएशन है। साउथ कोरिया के लिए देखो सबसे बड़ा सरदर्द तो किम जोंग है। किम जोंग यानी नॉर्थ कोरिया के लीडर। नॉर्थ कोरिया के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं और देखो इंटरनेशनल सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया को वर्ल्ड रोक नहीं पाया है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपेंड करने में। इवन ट्रंप जो अभी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं, ट्रंप ने तो नॉर्थ कोरिया के लीडर के साथ समिट भी किया था और एक बार ट्रंप सत्ता में आ गए तो ऐसा लगता है शायद यूएसए फिर से नॉर्थ कोरिया के साथ में कोऑपरेट करने लगेगा, मतलब बातचीत करने लगेगा। रशिया के राष्ट्रपति जो हैं पुतिन, वो नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर आए थे हाल ही में, तो नॉर्थ कोरिया ने रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस बना लिए हैं। इसके अलावा चाइना के साथ भी नॉर्थ कोरिया के अच्छे रिलेशंस हैं। तो इनके थ्रू ना नॉर्थ कोरिया सैंक्शंस को अवॉइड कर पा रहा है और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक नहीं रहा है, और यह सबसे बड़ी चिंता का कारण है साउथ कोरिया के लिए।
समझ गए? अभी कुछ दिनों पहले की ये बात है, इन्होंने क्या किया, नॉर्थ कोरिया वालों ने गुब्बारे, ऊपर से गुब्बारे भेज दिए साउथ कोरिया में, और उन गुब्बारों में क्या था, ह्यूमन वेस्ट, मतलब बेकार वाला कचरा नॉर्थ कोरिया ने गुब्बारों में भर के साउथ कोरिया में भेज दिया। काइंड ऑफ नीचा दिखाने वाली कोशिश होती है और डिग्निटी को हर्ट करने वाली ये कोशिश थी। तो ऐसी सिचुएशन में साउथ कोरिया के कुछ थिंकर्स को ये लगता है, वैसे तो देखो यूएसए ने साउथ कोरिया के सिक्योरिटी की गारंटी ली हुई है, बट अगर नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया साउथ कोरिया के ऊपर, तो बहुत सारे साउथ कोरिया के थिंकर्स को ये लगता है कि यूएस हमारी मदद के लिए आएगा नहीं। गारंटी बेशक ली हुई है कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जब वार हो जाएगा तो मदद के लिए यूएसए आएगा नहीं। हाल ही में देखो नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ, जिससे साउथ कोरिया के कंसर्न्स और ज़्यादा बढ़ गए, और साउथ कोरिया के आसपास चाइना भी ज़्यादा असर्टिव होता जा रहा है, चाइना भी ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। इस वजह से साउथ कोरिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोई देश क्या करता है? ऐसी सिचुएशन में देखो कोई भी देश ना नए नए पार्टनर ढूंढता है, नए नए सॉल्यूशन ढूंढता है, नई नई सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज बनाता है, और यहीं पे एंट्री होती है इंडिया की। इंडिया साउथ कोरिया के लिए एक अच्छा दोस्त बन सकता है। दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होते हैं, खास करके चाइना के संदर्भ में। जैसे देखो चाइना एग्रेसिव हो रहा है, इससे साउथ कोरिया भी परेशान है और इंडिया भी परेशान है। तो दोनों देशों को यह भी लगता है कि यूएसए शायद समय आने पे मदद ना करे। हालांकि यूएसए ने इंडिया की मदद की गारंटी नहीं ले रखी, यूएसए ने साउथ कोरिया की मदद की गारंटी ले रखी है, लेकिन फिर भी दोनों देशों को लगता है कि यूएसए शायद उतना रिलायबल पार्टनर नहीं है। तो कल को चाइना के साथ युद्ध हो गया तो कुछ दूसरे दोस्त भी होने चाहिए जो समय आने पर काम आ सकें। इसके अलावा देखो साउथ कोरिया में ना कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं न्यूक्स फॉर न्यूक, मतलब नॉर्थ कोरिया के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो अब समय आ गया है हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लेने चाहिए, क्योंकि यूएस की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। अगर नॉर्थ कोरिया ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया तो हम भी करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए। ये डिबेट काफ़ी स्ट्रोंगली चल रही है साउथ कोरिया में। फिर देखो दूसरा सजेशन साउथ कोरिया के थिंकर ये दे रहे हैं अपनी सरकार को कि जापान ने देखो वैसे तो पहले इतिहास में साउथ कोरिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, और आरोप लगता है कि उस समय जापान ने काफ़ी अत्याचार किया था साउथ कोरिया के लोगों के ऊपर। बट देखो अभी सिचुएशन ऐसी है, एक कंसेप्ट होता है आईआर में रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक में क्या होता है कि कोई भी देश ना प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है, रियलिटी के हिसाब से डिसीजन लेता है, ना कि आइडियोलॉजी के बेस पे या फिर हिस्ट्री के बेस पे। तो उसी का एग्जाम्पल है कि साउथ कोरिया को वैसे जापान ने कॉलोनी बनाया था, लेकिन पुरानी चीजों को भूल के, इतिहास को भूल के साउथ कोरिया अब जापान के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। ये देखो प्रैक्टिकल डिसीजन होगा और इसे ही बोलते हैं रियल पॉलिटिक। अब देखो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो जापान के चैलेंजेस हैं ना वही साउथ कोरिया के चैलेंजेस हैं। जैसे किम जोंग की थ्रेट ये जापान को भी है, चाइना की एग्रेशन ये जापान भी फेस कर रहा है, अमेरिका की एम्बिवेलेंस का मतलब होता है कि जब देखो कोई देश ना अपना सिक्योरिटी स्टांस जानबूझ के क्लियरली नहीं डिफाइन करता, एम्बिगुअस रखता है, जानबूझ के क्लियरली बताता नहीं है ताकि सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लिया जा सके, उसे बोलते हैं एम्बिवेलेंस। तो यूएस कई बार ना डायरेक्ट स्टैंड नहीं लेता साउथ कोरिया के लिए, जापान के लिए क्लियर नहीं बताता अपनी अप्रोच, तो इससे दोनों देश परेशान हैं, जापान भी साउथ कोरिया भी, क्योंकि दोनों देशों की सिक्योरिटी गारंटी यूएस ने ले रखी है, लेकिन इनको भी लगता है कि यूएस शायद समय आने पे हमारी हेल्प नहीं करेगा। इसीलिए साउथ कोरिया इवन जापान के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। साउथ कोरिया के लिए ना कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी चैलेंजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इतिहास के। पिछले साल ना एक कैंप डेविड समिट ऑर्गेनाइज हुआ था यूएस में, जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट, जापान के प्रधानमंत्री और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ट्राइलेटरल कोऑपरेशन वैसे हो रहा है इन तीनों देशों के बीच में। इवन देखो एक चीज और राइटर बोलते हैं, अभी तक ना चाइना इशू पे ना साउथ कोरिया भी स्ट्रेटेजिक एम्बिवेलेंस रखता था। स्ट्रेटेजिक एम्बिवेलेंस जो मैंने आपको बताया
चाइना को लेकर अपना स्टैंड जानबूझ के क्लियर नहीं करता था। चाइना जैसे एग्रेसिवनेस शो कर रहा है, लेकिन जानबूझ के क्रिटिसाइज नहीं किया चाइना को, पब्लिक में नाम नहीं लिया चाइना का। ऐसा इसलिए क्योंकि ना इंडिया की तरह साउथ कोरिया को भी यही लगता है कि यार चाइना के साथ, चाइना तो हमारा पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री है, इसके बारे में बोल दिया, ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया, रिश्ते खराब हो जाएंगे, कल को बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ जाएगी, तो हमारे लिए दिक्कत है, इसलिए सोच समझ के बोलो। इंडिया की अप्रोच भी यही थी पहले, बट दोनों ने ना अब अपना स्ट्रेटेजिक एम्बिवेलेंस छोड़ दिया है। मतलब अब खुल के इंडिया चाइना के खिलाफ बोलने लगा है, उसी प्रकार से साउथ कोरिया भी खुल के चाइना के खिलाफ बोलने लगा है। आज साउथ कोरिया की अपनी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, जबकि चाइना तो इंडो पैसिफिक वर्ल्ड को ही अपने खिलाफ मानता है। इंडो पैसिफिक वर्ल्ड का मतलब है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, दोनों ओशियंस के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होते हैं, कनेक्शन है दोनों ओशन के बीच में। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, काइंड ऑफ चाइना के अगेंस्ट आई है, चाइना को काउंटर करने के लिए आई है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी देश आते हैं वो चाइना की दादागिरी के अगेंस्ट आवाज उठाएं, क्योंकि दोनों ओशियंस के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होते हैं। तो साउथ कोरिया ने भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी अपनी बना ली, और साउथ कोरिया का कहना है हम इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं ना, उनके साथ काम करने को तैयार हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, साउथ कोरिया ने कुछ समय पहले अपनी एक पॉलिसी रिलीज की थी, न्यू साउदर्न पॉलिसी। इसका मतलब ये है न्यू साउदर्न पॉलिसी का कि साउथ कोरिया जो है वो नए नए एक्टर्स के साथ में अपने रिलेशंस मजबूत करना चाहता है। साउथ कोरिया एक ग्लोबल पिवटल स्टेट बनना चाहता है। ग्लोबल पिवटल स्टेट मतलब एम्बिशियस है साउथ कोरिया, वो सिर्फ एक रीजनल प्लेयर नहीं बनना चाहता, एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बनना चाहता है। और यहां पे भी इंडिया की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है साउथ कोरिया के लिए। दोनों देशों का जो कॉमन एनिमी है इंडो पैसिफिक रीजन में वो देखो चाइना है, और दोनों देशों के बीच में पॉजिटिव ही सेंटिमेंट्स हैं, कोई चैलेंजेस नहीं है रिलेशंस में। इसके अलावा इंटरेस्ट काफी जगह कन्वर्ज होते हैं। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में ना चाइना बिगेस्ट मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है आज के समय में। अब देखो यूएसए के साथ या फिर यूएसए के बिना, यूएसए के साथ या फिर यूएसए के बिना इंडो पैसिफिक रीजन में जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है ना, जो चाइना की एग्रेसिवनेस से परेशान है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा साउथ कोरिया है, जापान है, ये सारे देखो वो देश हैं जो चाइना की एग्रेसिवनेस से दुखी हैं, परेशान हैं। तो इन देशों को ना, इवन इंडिया भी, इन देशों को ना मिल के स्ट्रॉन्ग अलायंस जरूर बनाने चाहिए, ताकि ना एक बैलेंस ऑफ पावर इस्टेब्लिश हो इस रीजन में। चाइना इतना स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि चाइना जो मन में आए वो करने लगे इस रीजन में, वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। इसीलिए इन देशों को जो चाइना से परेशान है उनको मिलके स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाने चाहिए, चाहे वो यूएसए के साथ या फिर यूएसए के बिना। और इसके लिए ये जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है ना, इनको समय समय पे कंसल्टेशन करनी चाहिए, आपस में अलग अलग इश्यूज पे चर्चाएं करनी चाहिए। लास्ट में कुछ और सजेशंस देते हैं राइटर, जैसे इंडिया साउथ कोरिया रिलेशंस को ना रीसेट करने की आवश्यकता है 4 पार्ट्स में। सबसे पहले रिलेशनशिप जो अभी जॉइंट कमीशन लेवल पे है, इसे ना 2+2 फॉर्मेट में लेके आओ। 2+2 फॉर्मेट में जो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आपस में मुलाकात करते हैं दोनों देशों के। इसके अलावा डिफेंस को प्रोडक्शन होना चाहिए थर्ड कंट्री मार्केट के लिए, मतलब दोनों देश मिल के हथियार बनाएं और दोनों देशों के द्वारा मिल के बनाए हुए हथियार किसी तीसरे देश में बिकें। फिर जॉइंट इंडिया साउथ कोरिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को लेके ना इंडिया यूएस के बीच में है, तो ऐसा इंडिया साउथ कोरिया के बीच में भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है। नेक्स्ट, डीपर एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एंगेजमेंट। जैसे देखो अब इंडिया और रशिया के बीच में ना हर साल समिट होता है, तो उसी प्रकार से ना पॉलिटिकल एंगेजमेंट थोड़ा और डीपली होना चाहिए, थोड़ा और रेगुलर होना चाहिए। मतलब दोनों देशों के पॉलिटिकल लीडर्स ज़्यादा मिले, ज़्यादा गहराई से मिले, ज़्यादा इश्यूज़ पे चर्चा हो। तो ये 4 सजेशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं। ये हमने इंडिया साउथ कोरिया रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारे देश में गाँव में डेवलपमेंट लाने के लिए ना डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना जरूरी है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले डिजिटल डिवाइड क्या होता है?
डिजिटल डिवाइड देखो वो गैप है जो टेक्नोलॉजी के एक्सेस और यूज में दिखता है। कुछ लोग देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी बहुत पीछे हैं, उनको पता ही नहीं है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में। यूज तो दूर करने की बात है, यूज करना तो दूर की बात है। इंडिया में देखो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इंडिया में देखो 70% जीडीपी ना सिर्फ 3% अर्बन एरिया से आता है, तो कितना ज्यादा इम्बैलेंस्ड है सोच के देखिए। अब बात करते हैं नंबर्स की। इंडिया में ना 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। कितने गांव हैं? 6 लाख से ज्यादा। इनमें ना 90 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन ना इन्हें बेसिक सर्विसेज तक एक्सेस नहीं है। जैसे अब बैंकिंग मान लीजिए, इन्वेस्टमेंट मान लीजिए, क्रेडिट मान लीजिए, ये सब इनके लिए एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। जैसे ना आर्टिकल में, शायद पीछे है, आर्टिकल में ना एक यूपी का एग्जाम्पल दिया जाता है। यूपी में ना वहां के रूरल एरियाज में सिर्फ 60% लोग इंटरनेट यूज करते हैं, कंपेयर दिस विद दिल्ली जहां पे 90% लोग ऑनलाइन हैं। तो अब सवाल देखो ये उठता है कि हम इस गैप को कैसे फिल करें। इसके लिए देखो हमें 4 चीजों पे फोकस करना होगा। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा गांव में। दूसरे नंबर पे है एक्सेस। और अब जैसे ये जो सर्विसेज है ना इंटरनेट वाली, ये महंगी नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि लोग इसे एक्सेस कर सकें। तीसरा है अवेयरनेस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जनता अवेयर होनी चाहिए। और चौथा है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। एक एक करके इन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं दे रहा हूं ना, तो आप 1-2 पर्सन का ना ये कंसर्न आया था कि सर आप कई बार समझाते हो ना तो वो स्लाइड उस समय विजिबल नहीं होती। देखो मैंने पहले भी इस चीज को बोला है, कई बार ना मैं थोड़ा कंसेप्ट लगा के समझाता हूं प्रॉपर फ्लो में, लेकिन आर्टिकल जो राइटर लिखता है ना वो तो अखबार के लिए लिखता है, वो यूपीएससी की तैयारी के लिए नहीं लिखता। तो आर्टिकल पढ़ के ना मैं उस प्रकार से पॉइंट्स बताता हूं ताकि आप यूजर्स को प्रॉपर फ्लो में आपके दिमाग में छप जाए। ये स्लाइड्स तो आपको मिल ही जाती हैं, स्लाइड्स तो आप बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। बाकी नोट्स आपको मिल जाते हैं, स्लाइड्स आपको मिल जाती है, सब कुछ बाद में मिल जाता है, तो आप रिवाइज करोगे तो आसानी से आपको याद रह जाता है। तो ठीक है, 4 चीजें मैंने आपको बताई जरूरी हैं, फोकस करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस, अवेयरनेस, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखो गांव में ना इंटरनेट कनेक्शन कई बार उतना अच्छे नहीं होते, और इलेक्ट्रिसिटी भी गांव में कई बार स्टेबल नहीं होती। बिहार का एग्जांपल लीजिए, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काफी ज्यादा इरेगुलर है। इसकी वजह से ना ऑनलाइन सर्विसेज को एक्सेस करने में दिक्कत आती है। तो ये हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब दूसरा है एक्सेस। एक्सेस का मतलब देखो ये भी है कि डिवाइसेस ना होना। अब देखो स्मार्टफोन या कंप्यूटर के थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, लेकिन अब माना बहुत सस्ते हो गए हैं स्मार्टफोन वगैरह, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों के लिए ये एक्सपेंसिव हैं। तो गवर्नमेंट्स को स्कीम लानी चाहिए, लोग स्मार्टफोन्स को और कंप्यूटर को सस्ते में एक्सेस कर सकें। मध्य प्रदेश में एक स्कीम है फ्री स्मार्टफोन योजना, इससे ना स्टूडेंट्स को फ्री फोन्स मिलते हैं और ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। तीसरा है अवेयरनेस। अवेयरनेस भी जरूरी है। देखो लोग ना जाने कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम हमें चलाने चाहिए। केरला में ना एक प्रोजेक्ट चला था जिसका नाम था अक्षयम। अक्षय प्रोजेक्ट से ना 30 लाख लोगों को डिजिटल स्किल्स सिखाई गई। रिजल्ट क्या हुआ? केरला डिजिटल लिटरेसी में ना अब टॉप स्टेट्स में शामिल है। सबसे लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब देखो ये है कि टेक्नोलॉजी से ना इनकम बढ़नी चाहिए, जैसे ऑनलाइन बिजनेसेस या फिर डिजिटल पेमेंट्स। अब राजस्थान का एग्जांपल है, वहां पे ना ई मित्रा कियोस्क है। ई मित्रा कियोस्क ना लोग बिल्स पे कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं, इससे लोकल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखो बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस क्या हैं? देखो आर्टिकल में ना एक इंटरेस्टिंग आइडिया दिया गया है, उस आइडिया का नाम है असिस्टेड एक्सेसिबिलिटी। असिस्टेड एक्सेसिबिलिटी क्या मतलब है इस चीज का? देखो जो लोकल शॉपकीपर्स है ना, दुकानदार हैं, कोई ग्रोसरी स्टोर चलाता है, कोई टेंट की दुकान है, इनको ना बिजनेस कोरेस्पोंडेंट बनाया जा सकता है। मतलब सिंपल भाषा में ये लोग जो है ना लोकल शॉपकीपर्स, ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सोचो आपके मोहल्ले का कोई किराना शॉप ओनर है, वो अब बैंक अकाउंट खुलवा दे, आपका लोन दिलवा दे आपको,
तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाए। ये मॉडल देखो सक्सेसफुल रहा है, पास्ट में ट्राई किया गया था कई गांव में, लेकिन अब इसे एक्सपेंड किया जा सकता है। एक्सपेंड देखो, जैसे क्रेडिट है, इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब सर्विसेज भी लोकल शॉपकीपर प्रोवाइड करके इस संदर्भ में हम लोकल शॉपकीपर्स को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन देखो ध्यान ये रखना होगा कि जो सर्विसेज ये लोकल शॉपकीपर्स प्रोवाइड करें वो रूरल एरियाज के लिए सूटेबल हों, क्योंकि रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं ना, उनकी जरूरतें अलग हैं एज कंपेरिजन टू सिटीज में जो लोग रहते हैं। सिटीज में लोग बड़े इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन गांव में माइक्रो इंश्योरेंस प्लान ज्यादा काम आएगा, छोटी प्रीमियम, छोटी कवर अमाउंट। उसी प्रकार से देखो इवन टेलीकॉम कंपनीज ने भी इस मॉडल का ना अच्छा यूज किया है। उन्होंने ना सैसे पैक्स लॉन्च किए हैं टेलीकॉम कंपनीज ने, जैसे शैम्पू का ₹1 का सैसे आता है ना, उसी प्रकार से टेलीकॉम कंपनीज ने भी ये यूज किए, छोटे रिचार्ज कम वैलिडिटी। अब ये रूरल एरियाज में काफी हिट हुए, समझ गए। इसके बाद बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी की, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। इनका कैसे यूज करेंगे? इनका यूज कर सकते हैं लोकल डेटा कलेक्ट करके। लोकल डेटा जब कलेक्ट करेंगे तो उससे पता चलेगा कि किस एरिया में कौन सी सर्विस ज्यादा चाहिए, तो उसी हिसाब से फिर सरकार सर्विस लॉन्च कर सकेगी, इवन प्राइवेट कंपनीज सर्विस लॉन्च कर सकेंगे। तो ये टारगेटेड अप्रोच हो जाएगी। रियल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एसबीआई ने ना योनो एप्लीकेशन लॉन्च की। अब ये जो एप्लीकेशन है ना, एआई यूज करके पर्सनलाइज्ड ऑफर देता है। इवन रूरल एरियाज में भी इसका कस्टमाइज्ड वर्जन चलाया जा सकता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं सरकार के जो इनिशिएटिव्स है ना, सरकार की तरफ से इनिशिएटिव जैसे जनधन योजना है। अब ये जनधन योजना जो है ना, इसने बैंकिंग एक्सेस काफी इंप्रूव कर दिया। अब बात हो रही है जन निवेश, जन सुरक्षा और जन क्रेडिट की। समझ गए? ये देखो यहां पे जन निवेश, जन सुरक्षा और जन क्रेडिट, ये सरकार लॉन्च कर सकती है या लॉन्च करना चाहिए, इसकी मांग उठ रही है। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, सुरक्षा का मतलब इंश्योरेंस और क्रेडिट का मतलब लोन। ये सब देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो अगर लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें ना, तो जैसे ONDC है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ONDC है, आपने सुना होगा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इस नेटवर्क से ना रूरल एरियाज में जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन आ पाएंगे, गांव का कोई भी शॉपकीपर ऑनलाइन सामान बेच पाएगा और इससे डिजिटल डिवाइड काफी कम होगा। इवन देखो म्यूचुअल फंड्स में भी चेंज आ रहा है। Tier 2 सिटीज से हर मंथ 4 लाख से ज्यादा न्यू पोर्टफोलियोज बन रहे हैं और ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। कुछ सजेशंस जो राइटर लास्ट में देते हैं, जैसे देखो लोकल लैंग्वेजेस में कंटेंट होना चाहिए, जैसे एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स लोकल लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। जैसे गूगल पे नो इंडियन लैंग्वेजेस में लॉन्च किया जा चुका है। सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, तो रूरल एरियाज में अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है। 5G लॉन्च हो चुका है, 5G को गांव-गांव ले जाया जाए, इससे रूरल इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी और टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन एजुकेशन सब कुछ इंप्रूव होगा। इवन देखो आज के समय में तो सैटेलाइट इंटरनेट भी आ रहे हैं। स्टारलिंक जैसी जो कंपनीज हैं वो रिमोट एरियाज में भी फास्ट इंटरनेट की सर्विस दे पाएंगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए, और इससे रूरल एरियाज में जो ट्रस्ट है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये कुछ अच्छे सजेशंस हैं राइटर की तरफ से। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। गांव में डिजिटल डिवाइड को फिल करने की आवश्यकता है अगर गांव में डेवलपमेंट लाना है तो। अब लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो आपको एक अटेम्प्ट करना है आज, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी से संबंधित 250 वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।